नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के बलकोट में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में काफी नुकसान पहुंचा है। बलकोट में मोर्टार शेल गिरने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि कई मकान जल गए। वहीं पूरे इलाके में 5 नागरिकों की मौत हुई है। न्यूज 18 इंडिया ने बलकोट में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना, जहां लोग अभी भी दहशत में हैं। एक दिन पहले पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बारामूला के उरी सेक्टर, कुपवाड़ा के तंगदार सेक्टर और बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में भारी गोलीबारी की थी, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वक्त हम उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब हैं। ये बलकोट का एरिया है और यहाँ पे कल ज़बरदस्त तबाही हुई। जो शेलिंग की पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो हुई, उसमें यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये तबाही हुई है इस गांव में, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से घर जले हैं। यहाँ राइट लेफ्ट 2-3 घर जले हैं और यहाँ पे जानी नुकसान भी हो गया। एक जो है औरत की मौत इस गांव में हुई है। इसके अलावा कुल 5 सिविलियंस की मौत हुई कल इस आर पार की शेलिंग में। पाकिस्तानी आर्मी ने पहले जो है शेलिंग की तकरीबन 11:30 बजे के करीब इस गांव में, और उसके बाद इंडियन आर्मी ने यहां से शेलिंग की और आर पार की शेलिंग काफ़ी देर तक जारी रही। और कल ये देखा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल में हर जगह, चाहे वो गुरेज का सेक्टर हो, चाहे वो उड़ी का सेक्टर हो, चाहे वो कुपवाड़ा का सेक्टर हो, राजौरी पूंछ का सेक्टर हो, हर तरफ से ये कहा जा सकता है कि कल जंग का मैदान लग रहा था आर पार। और इस आर पार की तबाही में जो है यहाँ सिविलियंस को नुकसान हुआ और यहाँ पे मकान तबाह हो गए। और यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा खौफ है। लोगों को अब समझ नहीं आता कि वो क्या करेंगे। अगर फिर से शेलिंग हुई तो क्या करेंगे। इन लोगों का, जिनका ये घर जला है, इनका कहना है कि प्रशासन का भी यहाँ पे कोई नहीं आया। आप हमें बताइए अभी किस तरह का खौफ है, कल क्या हुआ? बहुत हाँ, हम सोचते हैं इस वक्त कि हम दिन कैसे निकालें, कहाँ रहें। इतना शलिंग हम पेशाब करने के लिए बाहर नहीं निकल सके। उधर नीचे जनाब दरख्तों के नीचे रहे तो दिन भर यहाँ पे शेलिंग होती, दिन पूर्व सुबह से शाम तक शेलिंग रहे। तो ये लेडी की मौत कैसे हुई? लेडी की मौत है कि गोला है और उसके आंतड़े और बाहर निकल गए जनाब अली, और पूरा जनाब उसके 2 टोटे उधर, उसको उठाने के लिए आदमी नहीं बना जनाब। जब तक वो बेचारी 8:30 बजे शेलिंग बंद हुई, 9 बजे हमने वो फिर दफन किया। तो पाकिस्तान की पोस्ट कितनी दूर है? वो थोड़ी दूर है, ये सामने है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो आपको ये पहाड़ी दिख रही है, ये पाकिस्तान के पोस्ट हैं और वहां से पाकिस्तानी आर्मी जो है लगातार शेलिंग कर रही थी। और ये जो सिलीकोट या बलकोट का एरिया है, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बीच में भी इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट हैं, यानी कि यहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पे हैं। और राइट में भी पाकिस्तान की पोस्ट है, लेफ्ट में इंडियन आर्मी की पोस्ट है, बीच में भी पाकिस्तान की भी पोस्ट है, इंडियन आर्मी की भी पोस्ट है। ये सारा हाजी पीर का सेक्टर है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को तब होती है जब यहाँ पे शेलिंग होती है, क्योंकि बंकर टू बंकर, आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट रहता है आर्मी और आर्मी के दरमियान, पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी के दरमियान। और जब आर पार की शेलिंग होती है तो शेल कहीं से भी गिरने का खतरा रहता है। उसी की वजह से कल भी यहाँ पे इस पूरे गांव में तबाही हुई और ये तबाही के मंजर आप देख सकते हैं। पूरा ये घर जले हुए हैं। ऊपर तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ लोग काफी परेशानी में हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पे हमें बताइए, प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया? सर जी, सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। सर, कल जब से यहाँ शेलिंग शुरू हुई तो यहाँ पे जो बच्चे थे, औरतें थे, मर्द लोग जो थे, वो मजदूरी पेशे वाले हैं, सब वहाँ गए हुए थे। यहाँ से जब गोले लगे, सबसे पहले हमारा एक कज़न भाई है यहाँ पे, उसके घर में भी लगा। उसकी औरत जो है, उसको यहाँ पे गर्दन में वो लगा एक शेल, यहाँ से उसको लगा और यहाँ पे आंतड़ियाँ उसकी बाहर आई, वो बेचारी डेथ हो गई। कोई एक आदमी बाहर नहीं निकल सका कि चलो उसको हम देखें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरी बात है सर, यहाँ पे ये 2 घर है हमारे, दोनों जल गए, कुछ भी नहीं बचा। अंदर जो सामान था आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा सर। सबसे अफसोस की बात यह है, चलो जो शेलिंग हो रही है, चलो वो तो हो ही रही थी, लेकिन यहाँ जो उड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है मेरे हिसाब से वेरी बैड और ज़ीरो है सर। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े दावे होते हैं, हमने ये किया वो किया, ना सर कोई पुलिस स्टेशन से एक पुलिस वाला नहीं आ सका। तो यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे कोई नहीं आया। न्यूज 18 इंडिया की पहली टीम है जो यहाँ पे पहुंची। हालांकि बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, हम पैदल आ गए काफी एरिया, क्योंकि यहाँ तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पहुंचे ताकि हम इनके जो है मुश्किलात को देख सकें। और ये लगातार लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पे बंकर्स दिए जाएं और बंकर से इन लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन वो बड़े पैमाने पे उस बारे में कार्रवाई करने की जरूरत है। और ये आप देख सकते हैं, पूरी तबाही है जो कल
शेलिंग हुई है और जैसा मैंने कहा कि न्यूज़ 18 इंडिया की ही टीम यहाँ पे नेटवर्क 18 की टीम पहुंची, कोई यहाँ पे इनके पास नहीं आया है, इवन पुलिस के लोग नहीं आए हैं। एक लेडी की मौत भी हुई, इतनी तबाही हुई, प्रशासन से ये लोग काफ़ी खफा हैं कि वो यहाँ पे नहीं आए और ये लोग इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी खौफ है, काफ़ी दहशत है कि अगर फिर से फायरिंग हुई तो इनका क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरा जो सामान है पूरा तबाह हो गया। कम से कम अभी कोई असेसमेंट होती कि इनका नुकसान कितना है, क्योंकि नुकसान की बहरहाल भरपाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन को करना होगी। इन हालात में ये लोग पूरे यहाँ पे रहते हैं, तो ये इस वक्त यहाँ के मंजर हैं और ये पूरे घर जो हैं तकरीबन ये 2-3 यहाँ पे मकान स्ट्रक्चर साथ में थे, ये पूरे के पूरे जल चुके हैं। और ये देख सकते हैं आप भयानक आग कितनी लगी इन गोलों से, जो यहाँ पे गोले गिरे, क्योंकि मोटार शेलिंग लगातार हो रही थी और पूरा ज़मीन तक यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जल गई है और पूरा जो स्ट्रक्चर थे वो तबाह है। अब इस वक्त हम उड़ी साइड से एलओसी के लास्ट गांव हथलंगा में है और यहां आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ी हैं वहां पे पाकिस्तान के पोस्ट हैं, जो पूरा आपको दिख रहा है वाइट कलर के, ये पाकिस्तानी पोस्ट है। पाकिस्तान साइड से जो आर्मी की फायरिंग लगातार हो रही है, इन पोस्ट पे हो रही है, इंडियन आर्मी की पोस्ट आप देख सकते हैं। ये वाली लास्ट पोस्ट है और ये वाला जो है इस टॉप पे भी ये लास्ट एरिया है और ये आखिरी पोस्ट है इंडियन आर्मी की। और लगातार कल दिन जो है यहाँ आर पार की फायरिंग हो रही थी। पाकिस्तानी आर्मी ने जो फायरिंग की उसके बाद इंडियन आर्मी ने लगातार वापस जवाब दे दिया और आर पार इन पोस्ट्स के लगातार जो है फायरिंग हो रही थी। नीचे सिलीकोट है और सिलीकोट जो है एलओसी की आखिरी लाइन ये है और साथ ही हथलंगा जहाँ पर हम हैं यह हथलंगा है और हथलंगा की ये लास्ट पोस्ट है। आप देख सकते हैं कि कितना आमने सामने है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी। वहाँ से फायर आता है तो इंडियन आर्मी के पोस्ट्स को टारगेट किया जाता है और इंडियन आर्मी की तरफ से जो रिप्लाई दिया जाता है वो पाकिस्तानी पोस्ट्स को हिट करता है। और साथ ही मिडल में भी इंडियन आर्मी की पोस्ट है और उस साइड से पाकिस्तान की पोस्ट है। तो ऐसे में ये जो तनाव है एलओसी पे ये लगातार बना रहता है। और लेकिन कल जिस तरीके से गुरेज से लेके टंगडार, केरन, करना और उड़ी और यहाँ पे हाजी पीर का जो सेक्टर है यहाँ पे लगातार गोलाबारी हो रही थी और अभी जो हमें रिपोर्ट्स मिली यहाँ पे तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी पाकिस्तानी आर्मी के जो पोस्ट हैं वहाँ से फायर आ रहा था और यहाँ से इनको जवाब दिया जा रहा था। ये तनाव जो है लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से ये आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के दरमियान, तो ये कहा जा सकता है कि एक तनाव रहता है हमेशा। जब भी वहाँ से फायर आता है उसका यहाँ से जवाब दिया जाता है। आर्टिलरी वेपन्स का भी काफ़ी जगहों पे जो है इस्तेमाल किया गया, ख़ास तौर से जो उड़ी का एरिया है और टंगडार, केरन, करना या गुरेज, वहाँ पे हैवी वेपन्स का इस्तेमाल हुआ आर पार। और जो छोटे छोटे बंकर्स होते हैं वहाँ पे नॉर्मली जो लाइट वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इतने सारे बंकर्स होते हैं यहाँ से जो भी आर्मी के जवान होते हैं उस पार भी जो इस तरीके के बंकर हैं और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे आर पार आर्टिलरी रखी गई है, इवन काफ़ी जगहों पे टैंक्स भी रखी गई हैं। और ये जो यहाँ पे आर पार की फायरिंग होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को मुश्किल होती है वो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो आर हों या पार हों। आप देख सकते हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी बस्ती है। जो यहाँ से फायरिंग होती है वो भी मुतासिर होते हैं, लेकिन वहाँ से जो फायरिंग होती है यहाँ से उसका जवाब दिया जाता है। और लोग जो हैं यहाँ इस एरिया में रहते हैं जिनको काफ़ी बार आज तक जो है काफ़ी लोगों की मौत हुई। शेलिंग में कुल 5 सिविलियंस की मौत हुई, 10 के करीब जो है वो गंभीर रूप से उसमें काफ़ी सारे घायल हैं। और ये हालात हैं लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया के। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पूरा एरिया जो है वो एलओसी का उस पार का एरिया है, उस पार का विलेज है और वहाँ पे पाकिस्तानी पोस्ट हैं। और वहाँ से जो फायरिंग हुई वो सीधे छत पे इस मकान के वो गोला गिरा और उसकी वजह से इस औरत की मौत हुई। और यहाँ से इंडियन पोस्ट है और वहाँ से पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट है और लगातार इन पोस्ट्स के दरमियान फायरिंग होती है, गोलाबारी होती है और उसमें यहाँ के लोग मुतासिर होते हैं। हम उस विलेज में हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे यहाँ पे है वो विलेज, और ये पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है। और इस एरिया में अभी दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है। और यहाँ पे जिस तरीके से इस औरत की मौत हुई है यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये गोलाबारी का सिलसिला बंद हो और इन लोगों को बंकर दिए जाएं जिसमें ये अच्छे से रह सके जब भी गोलाबारी हो। और दूसरी बात, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके घर तबाह हो गए, उनको मुआवजा दिया जाए। और क्योंकि वो बेघर हो गए हैं, उनके घरों को नुकसान हो गए, बहुत गरीब लोग इस एलओसी के एरिया में रहते हैं और जितना भी कुछ इन्होंने आज तक कमाया था वो घरों पे लगाया था और इस शेलिंग की वजह से वो ज़मीन बिक्री कर हमने ये मकान बनाया था।
मकान बनाया था, आप कहाँ जाएंगे? 12 गुनाल जमीन वहाँ बेच बिक्री करिए, हमने ये मकान बनाया था। हम गरीब लोग हैं, मजदूर हैं। अब आपका ये मकान पूरा तबाह हो गया। पूरा मकान तबाह हो गया, कहाँ जाएंगे हैं? ये लोग रो रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने जमीन बेच के मकान बनाया था, लेकिन अब इस पे दो भाइयों ने अलग अलग, और इनका जो गोला गिरा इस पे, उसकी वजह से ये घर तबाह हो गया और इनको भरपूर उसका मुआवजा चाहिए। और साथ ही जिस लेडी की मौत हुई है उसके लिए भी एक रिलीफ चाहिए, ताकि ये फिर से ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। और 5 बच्चे यतीम हो गए कल इस शल गिरने की वजह से, जो लगातार फायरिंग हो रही थी। और पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से, बिल्कुल नज़दीक है पाकिस्तान आर्मी का पोस्ट, वो जो टारगेट होता है इस एरिया में, और यहाँ से वापस रिप्लाई किया गया वो उस एरिया में पड़ा, और ऐसे में सिविलियन जो हैं 5 लोगों की मौत हुई है इस पूरे एरिया में। उधर श्रीनगर में शहीद जवान राकेश डोभाल को श्रद्धांजलि दी गई। वहां बीएसएफ मुख्यालय में राकेश डोभाल को श्रद्धांजलि दी गई। राकेश बारामूला में तैनात थे। वहां पाकिस्तान की फायरिंग में शुक्रवार को उनके सर में गोली लगी थी और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। राकेश ऋषिकेश के रहने वाले थे और बीएसएफ के आरटी रेजिमेंट में बारामूला में तैनात थे। 39 साल के राकेश डोभाल 2004 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। डोभाल 2004 बैच के सब इंस्पेक्टर सीमा सुरक्षा बल में पदस्थ हुए हैं और दिनांक 13 तारीख को नौगाम सेक्टर में बिना कारण के पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। श्री राकेश डोभाल सीमा सुरक्षा बल के तरफ से डट के मुकाबला किया। उसी गोलीबारी में उनको एक गोली शरीर को चोट लगी। उनको बचाने की हर संभव कोशिश किया गया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके अदम्य साहस और पराक्रम को सीमा सुरक्षा बल सलाम करती है। तो शहीद राकेश डोभाल के शौर्य को, उनके इस त्याग को, उनके इस बलिदान को पूरा देश सलाम कर रहा है। रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हमारे साथ नीरज हैं। रिफत, सबसे पहले आपके पास आते हुए शहीद राकेश जो कि ऋषिकेश के रहने वाले हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? श्रद्धांजलि के बाद कब तक उनको वहां से ले जाया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को? क्या ऋषिकेश में ही उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा? जी बिल्कुल गायत्री, वहां पर ही उनका अंतिम संस्कार होगा। यहाँ पे रीथलिंग सेरेमनी जो है वो मुनक्कद की गई। जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर है हुमहामा में, वहाँ पे उनकी रीथलिंग सेरेमनी हुई और जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने उनको ट्रिब्यूट दिया। और उसके बाद जो है पार्थिव शरीर जो है उसको यहाँ से बाई एयर रवाना किया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आज अभी तक मौसम क्लियर है, बर्फबारी की जो है पेशन गोई की गई थी, लेकिन अभी श्रीनगर में बर्फबारी नहीं हो रही है। इस वजह से अभी खासतौर से एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स के ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे उनको पहले रीथलिंग सेरेमनी की, और साथ ही जो आर्मी के 4 आर्मी मैन जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए इस आर पार की शेलिंग में। और जो पाकिस्तानी आर्मी ने टारगेट किए इंडियन पोस्ट, उसमें 4 आर्मी के जवान भी मारे गए और उनकी भी रीथलिंग सेरेमनी आज यहाँ पे होगी। और उसके बाद उनकी भी बॉडीज जो हैं वो अपने घरों को रवाना की जाएंगी। और अभी भी जैसे मैं कह रहा था, पहले भी आपने रिपोर्ट देखी, ग्राउंड जीरो से लाइन ऑफ कंट्रोल का जो आखिरी विलेज है वहाँ से, और वहाँ पे तनाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जो आर्मी है या बीएसएफ है वो मजीद सतर्क है, क्योंकि फ्राइडे को लगातार वहाँ पे हर साइड से, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, तकरीबन 700 किलोमीटर की जो एलओसी है गुरेज से लेके पुंछ राजौरी तक, वहाँ पे लगातार फायरिंग हो रही थी। और अभी जो 4 आर्मी के जवान हैं उनकी रीथलिंग सेरेमनी भी होगी। बीएसएफ के जो सब इंस्पेक्टर थे राकेश, उनकी रीथलिंग सेरेमनी हो गई और अब उनकी बॉडी जो है वो घर रवाना की जाएगी। ठीक है रिफत, आप हमारे साथ रहिए। इस बीच ये भी बता दें कि भारत ने दिवाली से एक दिन पहले नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से संघर्ष विराम का बिना वजह उल्लंघन किए जाने को लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया और कड़ा विरोध भी जताया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की ओर से निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की कड़े शब्दों में निंदा की और यह भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से
त्योहारों के समय नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी करके शांति भंग किया जाना, हिंसा भड़काना निंदनीय है। साथ ही भारत ने सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन का भी विरोध किया है। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, वहां से क्या जानकारी आपको और मिल पा रही है, किस तरीके से भारत की तरफ से विरोध जाहिर किया गया? देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से कार्यवाहक उच्चायोग को तलब किया गया था पूरे मामले में पाकिस्तान के जो भारत में मौजूद हैं, और उन्हें सख्त शब्दों में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाई को अंजाम न दे। बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन है और इस बार जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की बात है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि सीमा पार आतंकवाद की बात हो जिसे प्रायोजित करता है पाकिस्तान, या फिर इस तरह के संघर्ष की बात हो, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कड़े शब्दों में पहले भारत ने अपनी मंशा तो जाहिर कर दी है। और गायत्री, एक बात महत्वपूर्ण है, पिछले साल यानी 2019 में 3000 के आसपास जो है संघर्ष विराम की घटनाएं हुई थी, लेकिन इस बार अब तक 4000 से ऊपर हो गई यानी 2020 में। तो ये भारत के लिए चिंता की बात है और पाकिस्तान को बता दिया गया कि इस तरह की कार्रवाई और इस तरह के जो कार्रवाई होते हैं उसका समर्थन न करे, संघर्ष विराम को अंजाम न दे। अब देखना होगा कि पाकिस्तान का रुख क्या होता है, क्योंकि लगातार जो मल्टीपल सेक्टर्स हैं एलओसी पर, वहां गोलीबारी तो जारी है पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी, लेकिन देखना होगा कि विदेश मंत्रालय ने जो रुख साफ किया है उसके बाद क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई जो की जा रही है बार बार संघर्ष विराम की, उस पर कोई असर होता है कि नहीं। बिल्कुल, उस पर कोई असर होता है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सबके बीच ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हर साल की तरह इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे थे सरहद पर। इस बार वो जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने कल जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर पाकिस्तान को पीएम मोदी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर भारत को आजमाया गया तो तगड़ा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। साथियों, यहां इस पोस्ट पर दिखाए गए पराक्रम की गूंज, इस गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था। उसको क्या पता था कि हां उसका सामना मां भारती के शक्तिशाली बेटे बेटियों से होने वाला है। शुक्रवार को पाकिस्तान की कायराना हरकत और उसके बाद कल का लोंगेवाला का ये दौरा और उसमें बैटल ऑफ लोंगेवाला का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रिफत ये कहते हुए कि कड़े शब्दों में जवाब दिया जाएगा अगर आजमाने की कोशिश हुई। पाकिस्तान को सख्त लहजे में जो चेतावनी दी गई बॉर्डर पर, उसका कोई असर दिखाई दे रहा रिफत? देखिए, जिस तरीके से कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि काफ़ी कोशिशें हो रही हैं उस पार से, तो ये इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने या फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से कहा गया है और ये बार बार कहा जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं। हकीकत ये भी है कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार हो रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तनाव है। और यहाँ पे अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, यहाँ पे भी आए रोज एनकाउंटर्स हो रहे हैं, मिलिटेंसी अभी भी है, चाहे वो साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो या फिर सेंट्रल कश्मीर हो, मिलिटेंसी रिलेटेड गतिविधियां लगातार हो रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान को एक संदेश मिला कि वो जो ख़ास तौर से बांग्लादेश के जरिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या उनका ये कहना था कि क्या बांग्लादेश के रूट से वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करा रहे हैं? ये उन्होंने उस तरीके से साफ नहीं कहा। तो लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने बार बार यही कहा और बार बार यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें हो रही हैं और पाकिस्तान अमन नहीं चाहता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से इस पे रिएक्ट करेगा। लेकिन एलओसी पे लगातार तनाव बना हुआ है। वहां आर्मी, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में जो शेलिंग होती है वो इस वक्त एक तनाव का माहौल बना हुआ है, खासतौर से पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है कश्मीर में भी है और जम्मू में भी है। राजौरी पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पे तनाव है। इंटरनेशनल बॉर्डर भी जम्मू में है, वहां पे भी जरूर तनाव होगा, क्योंकि अगर फायरिंग
ज्यादा हुई, क्योंकि फ्राइडे को जो हुआ अगर कल भी होता आज भी होता तो ये कहा जा सकता था कि जम्मू कश्मीर में वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती। यानी अभी सीज फायर का वॉल्यूशन फिलहाल बंद है। रिफत आएंगे आपके पास। बता दें आपको कि दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह से गोलीबारी शुरू की उससे यह साफ है कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी के साथ फायरिंग की शुरुआत की है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। खुफिया जानकारी से यह भी साफ हो जाता है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान के फरमान पर पाकिस्तान की सेना ने सीमा पर इस तरह से गोलीबारी की शुरुआत की है। एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक चाल। जश्न को मातम में बदलने की साजिश। दिवाली देख बौखलाए इमरान। यह एलओसी पर भारत का पाकिस्तान को दिया करारा जवाब है। यह भारत का एलओसी पर पाकिस्तान को उसकी साजिश का मुंहतोड़ जवाब है। यह भारत का एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक चाल का माकूल जवाब है। मौका छोटी दिवाली का है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी नापाक साजिशों का जाल बुनने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दिया तो उसके होश उड़ गए। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग का जवाब भारतीय सेना ने एलओसी के हर सेक्टर में जबरदस्त तरीके से दिया है। भारतीय सेना ने एलओसी के हाजीपीर, तंगधार और गुरेज सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की 3 फॉरवर्ड पोस्ट को तबाह कर दिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 से 7 सैनिक और 3 कमांडो मारे गए। वहीं पुंछ के सब्जियों सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की 2 पोस्ट और 2 ऑयल डिपो तबाह हो गए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के इस साजिश की पीछे की हकीकत क्या है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारतीय सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के ट्रेन किए कई आतंकियों को मार गिराया है। इसके अलावा कश्मीर में जिस अंदाज में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बुनी हर साजिश का जवाब दिया है, उसे देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की साजिश के पीछे उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई का ही अक्स नजर आ रहा है। आईएसआई और उसके पाले गए आतंकी गुर्गे दिवाली के त्योहार को मातम में तब्दील कर देने के प्लान को बनाकर बैठे हैं। आईएसआई दिवाली के मौके पर एलओसी पर बड़ी तादाद में आतंकी घुसपैठ कराने की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना उसके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे रही है। लिहाजा बौखलाए पाकिस्तान ने शुक्रवार को एलओसी के कई सेक्टरों पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। सुबह से ही पाकिस्तान की फौज एलओसी की दोनों तरफ अंधाधुंध गोलाबारी कर रही है, जिससे काफी सिविलियन नुकसान हुआ है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि इस नुकसान का बदला भारतीय सेना जरूर लेगी, और जब भारतीय सेना यह बदला लेगी तब वो लोगों के सामने गुहार लगाएंगे कि देखिए भारत हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। हैरानी इस बात की है कि इस बार पाकिस्तान नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी कर रहा है। पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की गोलाबारी में पूरी सेक्टर में 5 नागरिकों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। पुंछ के सब्जियां सेक्टर में 6 लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान की गोलाबारी में भारतीय सेना के 3 और बीएसएफ का 1 जवान शहीद हो गया। दिन के 12 बजे पूरी उड़ी बॉर्डर में कमलकोट से लेकर सिलीकोट, बलकोट, चुंडा, थाजर, अथलंगा पूरे एरिया में इतनी तूफान की शेलिंग शुरू हुई। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी इतनी तूफान की हुई कि लोग खौफ में आ गए, और जिसमें हमारे 3 लोग मर चुके हैं
और 2-3 जख्मी हो गए हैं। बाकी भी अभी कोई पूरा पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि अभी लोग अंदर बंद हो गए हैं, लोग डर गए हैं बेचारे। ये उड़ी सेक्टर के अंदर हमारे 2 मेन सेक्टर्स हैं, कमलकोट सेक्टर और हाजीपीर सेक्टर। हाजीपीर सेक्टर के हमारे जो गाँव आज अफेक्ट हुए हैं सीज फायर वायलेशन की वजह से, वो हैं चुरंडा, बडग्राम, थाजल, तिलावाड़ी और क्या नाम है इसका, बलकोट, जहाँ पे एक कैजुअल्टी भी रिपोर्टेड है अभी तक। और इसके अलावा कमलकोट सेक्टर में बांडी सराय और सुल्तान डक्की में 2 कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो अभी तक। तो अभी तादाद बढ़ सकती है क्योंकि काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गए हैं और 2 लोग ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, तो उनको हमने रेफ़र कर दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला। दरअसल पाकिस्तान दिवाली के जश्न को मातम में तब्दील कर देना चाहता है, लिहाजा वो LOC के पास रहने वाले लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने की गरज से उनको निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है। वो सीमा पर बसे नागरिकों को निशाना बनाकर भारत सरकार के खिलाफ रोष खड़ा करना चाहता है। वो सीमा के लोगों को भारत के खिलाफ करना चाहता है। वो सीमा के लोगों को बहकाना चाहता है। वो सीमा क्षेत्र में अशांति पैदा करना चाहता है ताकि इस अशांति का फायदा उठाकर वो वहां से घुसपैठ करा सके। जानकारों का मानना है कि इस वक्त जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, वहां किसी भी वक्त इमरान खान को सत्ता से उखाड़कर फेंका जा सकता है। वैसे भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के विपक्षी दल इमरान सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा चुके हैं। इमरान को डर है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान की आवाम उनसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ताज छीन सकती है, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने के लिए LOC पर गोलाबारी शुरू करवा दी। जानकारों के मुताबिक फिलहाल इमरान पाकिस्तान और उसके खुफिया एजेंसी ISI के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, लिहाजा वो भी इमरान की कुर्सी बचाने के लिए उनकी इस साजिश में शामिल हैं। ये पाकिस्तान की एक पुरानी ट्राइड और टेस्टेड चाल है। जब भी घर के अंदर हालात बिगड़ जाते हैं, सरकार के खिलाफ या फौज के खिलाफ बगावत की बू उठती है, तब वहां की सरकारें और फौज एंटी इंडिया बोगी खड़ा करने की कोशिश करती हैं। उनकी कोशिश रहती है कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए भारत को निशाना बनाया जाए। दिवाली के पर्व पर LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करना और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी करना उसके डर, बदनीयती और कमजोरी को ही दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल रहा है कि भारतीय सेना LOC पर बुनी उसकी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ उसे नेस्तनाबूद करने का मादा भी रखती है। तो एक बड़ी साजिश का खुलासा, कैसे बॉर्डर एरियाज में अशांति का माहौल पैदा कर, इस तरह के तनावपूर्ण माहौल बनाने के पीछे एक बड़ी साजिश है पाकिस्तान और वहां की हुकूमत की। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, लेकिन इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे कि अगर आप बार-बार आपकी तरफ से कोशिश होती है, फिर जब आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है तो आप बौखला जाते हो। यही बात कल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे और वही चीज शुक्रवार को भी देखने को मिली जब सीज फायर का वायलेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से और उसके कितने बंकर्स, उसकी कितनी पोस्ट को तबाह कर दिया भारतीय सेना ने। देखिए, बिल्कुल ये तो जवाबी कार्रवाई में और सीधी कार्रवाई थी। और इसके पहले आपको याद होगा कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भारत ने किया था, तमाम जो टेररिस्ट कैंप है उनके खिलाफ भारत की तरफ से कार्रवाई की गई थी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, ठंड का मौसम आ रहा है और पूरे इलाके में बर्फ जम जाने की वजह से आने वाले दिनों में आतंकवादियों का घुसपैठ करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है संघर्ष विराम उल्लंघन की, उसका मकसद एक ये भी होता है कि जो आतंकवादी संगठन या आतंकवादी संगठन के जो आतंकवादी भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको किसी तरह भारतीय सीमा में प्रवेश कराया जाए, इसका मकसद एक ये भी होता है। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई होती रही तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाएगी और की भी गई है। पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को भारतीय सेना ने मार गिराया है जवाबी कार्रवाई में। अब देखना होगा कि ये जो लगातार जो क्रॉस फायरिंग चल रही है अभी, वो कब तक चलती है। बिल्कुल, ये कब तक चलती है। लेकिन फिलहाल रिफत बता रहे थे कि अभी वहां पर तनावपूर्ण हालात जरूर है, लेकिन फिलहाल गोलीबारी वहां से नहीं हो रही है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर बसे जो गांव हैं वहां निशाना बनाया जा रहा है।